हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कपिल और स्वागत है आप सभी का फॉर आपके सक्सेस में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपके लिए प्राचीन भारत का इतिहास से संबंधित एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले टॉप 15 क्वेश्चन आंसर को लेकर आए हैं, जो आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। तो इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और इन्हें याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आप इस वीडियो का फ्री PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल फॉर आपकी सक्सेस ज्वाइन कर इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ओके, तो चलिए अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आर्यों के आगमन की जानकारी निम्नलिखित में से किस वेद से मिलती है? तो इसका आंसर है ऋग्वेद से। भारत में आर्यों के आगमन की जानकारी ऋग्वेद से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, सिक्कों पर लेख एवं तिथियों को उत्कीर्ण करने की परंपरा सर्वप्रथम किन शासकों द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो सिक्कों पर लेख एवं तिथियों को उत्कीर्ण करने की परंपरा सर्वप्रथम यूनानी शासकों द्वारा प्रारंभ की गई थी, यूनानी शासकों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो देखिए, सम्राट अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। जेम्स प्रिंसेप ने कब? 1837 ईस्वी में पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? आंसर है ब्राह्मी लिपि में। सम्राट अशोक के अधिकांश शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। देखिए, भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम सम्राट अशोक ने किया था। अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक और अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। ग्रीक और अरमाइक लिपि का शिलालेख अफगानिस्तान से, खरोष्ठी लिपि का शिलालेख उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से और शेष भारत से जो है ब्राह्मी लिपि के शिलालेख मिले हैं। और इनके अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? तो ये ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। और देखिए, खरोष्ठी लिपि जो है, खरोष्ठी लिपि जो थी वह दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, ठीक है। खरोष्ठी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, तो आप इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, कुल कितने वेद हैं? तो कुल कितने वेद हैं? तो कुल 4 वेद हैं। कौन कौन? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इनमें ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है और सबसे नवीन वेद कौन सा है? तो वह है अथर्ववेद, ठीक है। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है और सबसे नवीन वेद यानी सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, वेदांगों की संख्या निम्नलिखित में से कितनी है? तो वेदांगों की कुल संख्या 6 है, ठीक है। कुल 6 वेदांग है। वेदों की कुल संख्या कितनी है? तो अभी मैंने आपको बताया कि कुल 4 वेद हैं। उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? तो कुल 108 उपनिषद हैं। महापुराणों की संख्या कितनी है? तो कुल 18 महापुराण हैं। और वेदांगों की संख्या कितनी है? तो वेदांगों की संख्या 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके शासनकाल में राजदूत बनकर भारत आया था? तो मेगास्थनीज जो थे वे यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे। वे चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में राजदूत बनकर भारत आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, हिस्टोरिका नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो हिस्टोरिका नामक पुस्तक जो है इतिहास के जनक कहे जाने वाले हेरोडोटस की रचना है, ठीक है। हिस्टोरिका नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो यह हेरोडोटस ने लिखी है और हेरोडोटस को जो है इतिहास का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, सती प्रथा का प्रथम उल्लेख किस स्तंभ अभिलेख से प्राप्त होता है? तो देखिए, सती प्रथा का प्रथम उल्लेख यानी पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरन अभिलेख से प्राप्त होता है। एरन अभिलेख से। इस अभिलेख में किसी भोजराज नामक व्यक्ति की मृत्यु पर उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से मोहनजोदड़ो की खुदाई किस वर्ष की गई थी? देखिए, मोहनजोदड़ो जो है यह सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है। इसकी खुदाई मोहनजोदड़ो की खुदाई 1922 ईस्वी में की गई थी। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज राखलदास बनर्जी ने की थी। राखलदास बनर्जी ने। मोहनजोदड़ो वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो यह स्थल वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। किस नदी के किनारे यह स्थित है? तो यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है।
मोहनजोदड़ो का मतलब क्या होता है? तो मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। ऋग्वेद में सूक्तों या मंत्रों की संख्या कितनी है? तो ऋग्वेद में जो है सूक्तों या मंत्रों की संख्या 1028 है। देखिए ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ हैं। ठीक है, ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। अस्तोमा सद्गमय वाक्य निम्नलिखित में से किस वेद से लिया गया है? तो अस्तोमा सद्गमय वाक्य जो है यह शब्द ऋग्वेद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। उत्तर वैदिक काल में श्याम या कृष्ण अयस का संबंध निम्नलिखित में से किस धातु से था? तो उत्तर वैदिक काल में श्याम या कृष्ण अयस शब्द का संबंध जो है लोहा धातु से था, लोहा धातु से। और तांबे को लोहित अयस कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। राजसूय यज्ञ का सर्वप्रथम उल्लेख किस ब्राह्मण में मिलता है? तो राजसूय यज्ञ का सर्वप्रथम उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। उत्तर वैदिक काल का समाज कितने वर्णों में विभाजित था? तो उत्तर वैदिक का काल जो था, उत्तर वैदिक काल का समाज जो था यह 4 वर्णों में विभाजित था। वे 4 वर्ण कौन कौन से थे? तो वे 4 वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन 4 वर्णों में जो है उत्तर वैदिक काल का समाज विभाजित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। ऋग्वेद के किस मंडल में दासराग युद्ध का उल्लेख है? तो दासराग युद्ध का उल्लेख किस वेद में है? किस ऋग्वेद के कौन से मंडल में है? तो यह ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। यह युद्ध पुरुषनी नदी यानी रावी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया था, जिसमें सुदास विजयी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो देखिए गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है ऋग्वेद के 3रे मंडल में है। ठीक है, ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो गायत्री मंत्र सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। सूती कपड़े का टुकड़ा निम्नलिखित में से कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो सूती कपड़े का टुकड़ा यानी सूती कपड़े का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद की सर्वाधिक पवित्र नदी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो ऋग्वेद की सर्वाधिक पवित्र नदी थी सरस्वती नदी। सरस्वती नदी जो थी ऋग्वेद की सर्वाधिक पवित्र नदी थी। ऋग्वेद में गंगा नदी का 1 बार उल्लेख हुआ है, यमुना नदी का 3 बार उल्लेख हुआ है और इसमें जो है सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है? तो भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? तो यह सामवेद को कहा जाता है। सामवेद को जो है भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, जिसका अर्थ होता है सत्य की सदैव विजय होती है। तो यह शब्द सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? तो यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभ देव। देखिए जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे। जैन धर्म के संस्थापक व प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। ठीक है, ऋषभ देव ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे और संस्थापक थे, और महावीर स्वामी जो थे ये जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? देखिए जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव थे, लेकिन यहाँ पूछा गया है वास्तविक संस्थापक। तो वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो वह थे महावीर स्वामी। आप याद रखिएगा जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव थे, लेकिन अगर वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो वह महावीर स्वामी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24।
भगवान महावीर को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो भगवान महावीर स्वामी को ऋजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। भगवान महावीर का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 540 बीसी में हुआ था। ठीक है, 540 ईसा पूर्व में जो है महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था इनका जन्म? तो इनका जन्म वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। और इनकी मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? इनकी मृत्यु यानी इन्हें निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो इन्हें निर्वाण की प्राप्ति यानी इनकी मृत्यु 468 ईसा पूर्व में 468 ईसा पूर्व में बिहार के पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई थी। इन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था? तो इनका बचपन का नाम वर्धमान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से किस धर्म के साहित्य को आगम कहा जाता है? तो आगम यह किस धर्म के साहित्य को कहा जाता है? तो यह जैन धर्म के साहित्य को जो है आगम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। भगवान महावीर द्वारा किस भाषा में जैन धर्म का प्रचार किया गया था? तो भगवान महावीर स्वामी के द्वारा जो है जैन धर्म का प्रचार प्रसार जो है यह प्राकृत या अर्धमागधी भाषा में प्रचार इसका किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। श्रीमद् भागवत गीता में कुल कितने अध्याय हैं? तो श्रीमद् भागवत गीता में कुल कितने अध्याय हैं? तो इसमें कुल 18 अध्याय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। एशिया का ज्योतिपुंज यानी लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? तो एशिया का ज्योतिपुंज जो है यह कहा जाता है भगवान गौतम बुद्ध को। भगवान गौतम बुद्ध को जो है एशिया का ज्योतिपुंज या लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। भगवान गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म 563 बीसी में 563 बीसी यानी 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्नी नामक स्थान पर हुआ था। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी यानी इन्हें महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुई थी? तो इन्हें जो है इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुई थी। देखिए इनका जन्म कहाँ हुआ था? लुम्नी में हुआ था। लुम्नी वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो ये वर्तमान में नेपाल में स्थित है। भगवान बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। त्रिपिटक का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म से है? तो त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है? तो इसका संबंध बौद्ध धर्म से है। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विस्तृत जानकारी त्रिपिटक से प्राप्त होता है। त्रिपिटक 3 है, 3 त्रिपिटक है। कौन कौन? सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। इन तीनों पिटकों की भाषा पाली है यानी ये पाली भाषा में लिखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से किस वेद में मगध का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? तो मगध महाजनपद का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। ठीक है, मगध महाजनपद का जो है सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से 16 महाजनपदों का वर्णन कहाँ मिलता है? तो देखिए प्राचीन काल में भारत जो था वह 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। तो इन 16 महाजनपदों का वर्णन बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में मिलता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व में बैठा था। 544 ईसा पूर्व में। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। सिकंदर महान के गुरु कौन थे? तो सिकंदर महान के गुरु कौन थे? तो इनके गुरु अरस्तु थे। सिकंदर महान के गुरु अरस्तु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। पोरस तथा सिकंदर के मध्य हाइडेस्पीज या वितस्ता का युद्ध हुआ यह किस नदी के किनारे हुआ था? तो देखिए पंजाब के राजा पोरस और सिकंदर के बीच जो है हाइडेस्पीज या वितस्ता का युद्ध जो है यह झेलम नदी के किनारे हुआ था। झेलम नदी के तट पर। झेलम का प्राचीन नाम क्या है? तो झेलम नदी का प्राचीन नाम वितस्ता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। सिकंदर किस दर्रे से होकर भारत पर आक्रमण किया था? तो सिकंदर महान जो था, जिसे अलेक्जेंडर द ग्रेट भी कहा जाता है, वह खैबर दर्रा से होकर भारत पर आक्रमण किया था। सिकंदर महान कहाँ का शासक था? तो वह मकदूनिया यूनान का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36।
मौर्य राजवंश की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो मौर्य राजवंश की स्थापना जो है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से अंतिम नंद वंश के शासक घनानंद की हत्या कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। सम्राट अशोक किसके पुत्र थे? तो सम्राट अशोक किसके पुत्र थे? तो ये बिंदुसार के पुत्र थे। सम्राट अशोक बिंदुसार के पुत्र और चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र थे। ठीक है, सम्राट अशोक के पिता कौन थे? तो सम्राट अशोक के पिता बिंदुसार थे और बिंदुसार के पिता चंद्रगुप्त मौर्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। सम्राट अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? देखिए, सम्राट अशोक जो थे इन्होंने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष बाद लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया था। तो इस कलिंग युद्ध का वर्णन जो है सम्राट अशोक के 13वें शिलालेख में है। सम्राट अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है, कलिंग विजय का उल्लेख? तो यह 13वें शिलालेख में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। इंडिका के लेखक कौन है? तो इंडिका नामक पुस्तक के लेखक है इसके लेखक है मेगास्थनीज। इंडिका पुस्तक से मौर्य साम्राज्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती हैं। तो इंडिका के लेखक कौन है? तो इसके लेखक मेगास्थनीज हैं। चाणक्य की जो है प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है अर्थशास्त्र। ठीक है, तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। कनिष्क द्वारा किस वर्ष शक संवत चलाया गया? तो देखिए, शक संवत जो है यह 78 ईस्वी में चलाया गया था। किसके द्वारा? तो यह कुषाण शासक कनिष्क के द्वारा चलाया गया था। शक संवत कनिष्क के द्वारा 78 ईस्वी में चलाया गया था। और देखिए, एग्जाम में क्वेश्चन आता है विक्रम संवत। विक्रम संवत कब चलाया गया था? तो विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व में चलाया गया था। कहीं कहीं आपको 57 ईसा पूर्व भी देखने को मिलेगा। तो 57 ईसा पूर्व या 58 ईसा पूर्व में विक्रम संवत चलाया गया था और शक संवत 78 ईस्वी में चलाया गया था कनिष्क के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। भारत सरकार द्वारा किस संवत का प्रयोग किया जाता है? तो भारत सरकार द्वारा शक संवत का प्रयोग किया जाता है। शक संवत कब चलाया गया था? तो यह 78 ईस्वी में चलाया गया था और विक्रम संवत यह 57 या 58 ईसा पूर्व में चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। हरिसेन निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक के दरबारी कवि थे? तो हरिसेन जो थे वे समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? तो ये समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। और देखिए, हरिसेन ने ही प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। इतिहासकार वीए स्मिथ ने निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा है? तो इतिहासकार वीए स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। यानी भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और इन्हें भारत का नेपोलियन किसने कहा है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन वीए स्मिथ ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने की थी। कुमार गुप्त ने। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना राजा धर्मपाल ने की थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। प्राचीन भारत का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? तो प्राचीन भारत का स्वर्ण युग गुप्त काल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। गुप्त काल में सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो गुप्त काल में सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो इन्हें दिनार कहा जाता था। गुप्त काल में सोने के सिक्कों को दिनार कहा जाता था। और चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो चांदी के सिक्कों को रुपया का कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। मेघदूतम के रचनाकार कौन हैं? तो देखिए, मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम, ऋतुसंहारम, कुमार संभवम और रघुवंशम, इन सभी के रचनाकार कालिदास हैं। कालिदास किसके दरबार में रहते थे? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान जो थे वह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आए थे। ठीक है, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है?
तो यात्रियों का राजकुमार वेनसांग को कहा जाता है। वेनसांग को जो है यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। वेनसांग जो थे यह एक प्रसिद्ध चीनी यात्री थे। वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे। और फाहियान जो थे, फाहियान ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आए थे। और मेगास्थनीज ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 और इस वीडियो का यह लास्ट क्वेश्चन है। हर्षवर्धन एवं पुलकेशिन द्वितीय के बीच किस नदी के तट पर युद्ध हुआ जिसमें हर्षवर्धन की पराजय हुई? तो देखिए, हर्षवर्धन एवं पुलकेशिन द्वितीय के बीच जो है नर्मदा नदी के तट पर, नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ था जिसमें हर्षवर्धन की पराजय हुई थी। तो फ्रेंड्स, ये थे प्राचीन भारत का इतिहास से संबंधित टॉप 15 क्वेश्चन आंसर। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।